हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और एक बार फिर से वीआरएसएससी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली सीरीज में यानी कि भारतीय समाज जो समाज शास्त्र की विद्या क्वेश्चन है कक्षा 12वीं के, इसी के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज अध्याय 2 के लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रमुख प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अध्याय 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना है। इसी चैप्टर से हम इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। वह बचे हुए चैप्टर्स का हम आगे अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालें। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे का जन्म अथवा बच्चे के जन्म के समय स्त्री की मृत्यु इसका एक संभाव्य कारण हो सकता है, लेकिन इसमें विरोधाभास है। मातृ मृत्यु दर को पोषण के उन्नत स्तर, स्वास्थ्य देखभाल, संचार सुविधाएं तथा सामान्य जागरूकता की सहायता से कम किया जा सकता है। इसलिए यह मानना कठिन है कि मातृ मृत्यु दर लिंगानुपात में गिरावट का कारण है। बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी माना जाता है कि लिंगानुपात में जो गिरावट है उसके कारण में दूसरा नंबर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत में बालिका लिंगानुपात में गिरावट के कारण बताइए। शैशवावस्था में बच्चियों की उपेक्षा उनकी मृत्यु का कारण बनती है। चयनात्मक आधार पर गर्भपात जिसके कारण बच्चियां पैदा नहीं हो पाती हैं। नवजात बच्चियों की हत्या। हमारे देश के विकसित प्रदेशों में भी न्यूनतम बाल लिंगानुपात है। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में। ये सभी राज्य हैं जहां पर ऐसे लिंगानुपात बालिकाओं के जो हैं उनके गिरावट को देखा जाता है। जो उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले समृद्ध राज्य हैं, यहाँ संभव है कि इस तरह के समृद्ध लोग कम बच्चे चाहते हों तथा आधुनिक तकनीक की सहायता से अपनी पसंद के लिंग वाले बच्चे का चुनाव आसानी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है जनसांख्यिकी क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है जनसांख्यिकी क्या है। जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। जनसांख्यिकी डेमोग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द डेमोस लोग तथा ग्राफीन वर्णात्मक विज्ञान से हुई है। यानी कि जनसांख्यिकी का शब्द जो है जनसंख्या का, ये हिंदी रूपांतरण है और डेमोग्राफी इंग्लिश रूपांतरण है। और ये बना किससे? डेमोस से बना हुआ और ग्राफीन से बना हुआ। डेमोस का अर्थ है लोग और ग्राफीन का अर्थ है वर्णात्मक विज्ञान। अतएव जनसांख्यिकी का तात्पर्य लोगों तथा उससे संबंधित अन्य विषयों का सुव्यवस्थित वैज्ञानिक तथा वर्णनात्मक अध्ययन है। सांख्यिकी आंकड़े राज्यों की नीतियों के नियोजन तथा क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, विशेष तौर से आर्थिक विकास तथा सामान्य सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सामाजिक जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है। सामाजिक जनसांख्यिकी में जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। यह किसी विशेष समाज के जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन को प्रकाश में लाता है। इसके अंतर्गत 3 प्रक्रियाएं भी होती हैं। कौन कौन से? जनसांख्यिकी संरचना यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन। सामाजिक संरचना, इसके अंतर्गत एक क्षेत्र का संगठन। और तीसरा यहाँ पर दिया सामाजिक प्रक्रिया यानी कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। माल्थस के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये कई बार माल्थस ने ही ये सिद्धांत दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट इनका सिद्धांत है। माल्थस के सिद्धांत का प्रबल खंडन यूरोपीय देशों के अनुभवों के आधार पर किया गया है। जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप परिवर्तित होने लगा है, जन्म दर कम हो गया है तथा महामारियों के प्रकोप पर नियंत्रण कर लिया गया। माल्थस का अनुमान गलत साबित हुआ क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के बावजूद खाद्य उत्पादन तथा जीवन स्तर में भी लगातार वृद्धि होती गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है? कारण सहित इसका विवरण दीजिए या स्पष्ट कीजिए।
जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है, जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका भी देखो आंसर दिया हुआ है। जनसांख्यिकी में जन्म दर तथा मृत्यु दर आधारभूत अवधारणाएं हैं, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि को जनसंख्या में वृद्धि हमेशा पीछे कर देगी। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, जबकि कृषि का उत्पादन केवल अंकगणितीय गति से ही बढ़ सकता है। इस कारण समृद्धि में वृद्धि करने का एक ही रास्ता है, जनसंख्या का नियंत्रण। माल्थस इस संबंध में कृत्रिम निरोध जैसे विलंबित विवाह, यौन संयम तथा ब्रह्मचर्य या फिर प्राकृतिक निरोध जैसे अकाल, महामारियां इत्यादि की बातें भी मानते हैं, यानी कि ये इसको सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव देश के संसाधनों पर पड़ता है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधन में कमी आने लगती है। फलस्वरूप देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये परिणाम है। लोगों के रहने के लिए आवास तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। गांव में कृषि के ऊपर अदृश्य बेरोजगारी का बोझ बढ़ता जाता है, जिससे लोग शहरों की ओर रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। श्रमिकों को शहरों में रोजगार तो मिलता है, किंतु उनकी आय इतनी भी नहीं होती कि वे बड़े स्वास्थ्यप्रद घरों में रह सकें। अतः वे गंदी बस्तियों में रहने को विवश होते हैं। यहाँ छोटे छोटे घरों में कई लोग साथ साथ रहते हैं, लेकिन इन इलाकों में स्वच्छ वायु, प्रकाश एवं स्वच्छ वातावरण का अभाव होता है। संतुलित जनसंख्या किसी भी देश के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत को वर्णन कीजिए। 2020, 21 और 24 में यह आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का भी अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। कैसे? पहला प्राथमिक अवस्था है, यानी कि अल्प विकसित देशों जैसे अफ्रीका के लिए है। द्वितीय अवस्था विकासशील देश जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ये विकासशील देश में आते हैं। से विकसित अवस्था की ओर बढ़ता है। संक्रमण की अवस्था देश अल्प विकसित। तृतीय नंबर देखिए, तृतीय अवस्था जो होगी इसकी, पहली अवस्था आपकी ये है, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर है। विकसित देश जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन सब के लिए अलर्ट है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में हम उन्हीं प्रश्नों को लेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट करते हुए, यानी कि इसको बताइए कि है क्या ये। संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है? एक क्वेश्चन ये भी इस पर लगा हुआ है। देखिए इसका आंसर लिखा है, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत यह बताता है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है तथा प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि की 3 आधारभूत अवस्थाएं होती हैं। प्राथमिक अवस्था अल्प विकसित देश। चूंकि ये देश अल्प विकसित तथा तकनीकी रूप से पिछड़े होते हैं, अतः समाज में जनसंख्या की वृद्धि कम होती है। इस तरह के समाजों में जैसे कि अफ्रीका में जन्म दर उच्च होती है, क्योंकि लोग छोटे परिवारों से रहने वाले होते हैं, लाभों से अनभिज्ञ होते हैं, वे शिक्षित नहीं होते हैं। तीसरा नंबर देख लिखा, मृत्यु दर भी उच्च होती है, क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। अतः जनसंख्या का कम होना निश्चित है। आगे देखिए लिखा है द्वितीयक अवस्था। द्वितीयक अवस्था विकासशील देश। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों का ही स्तर यहाँ बहुत ऊंचा होता है, यानी कि जन्म दर भी ऊंचा होता है और मृत्यु दर भी यहाँ पर बहुत ऊंचा होता है। विशुद्ध समृद्धि दर भी निम्न होती है।
जन्म दर ऊंची होती है क्योंकि इन देशों का समाज पुरुष प्रमुख वाला होता है तथा पुरुष ही यह निर्णय करते हैं कि कितने बच्चे को जन्म दिया जाए। वे बालकों को प्राथमिकता देते हैं। लोग अज्ञानी तथा शिक्षित होते हैं। मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तृतीयक अवस्था विकसित देश, जन्म दर कम होती है क्योंकि लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं तथा गर्भ निरोधी उपायों का भी प्रयोग कर लेते हैं। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर भी कम होती है। अतः जनसंख्या कम होती है। संक्रमण की अवस्था, पिछड़ापन तथा निपुण जनसंख्या के बीच की अवस्था, इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी ऊंची होती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण तथा आधुनिक चिकित्सा तकनीक के कारण मृत्यु दर में कमी आ जाती है। यानी कि सुविधाएं मिलती हैं तो मृत्यु दर जो है वो कम हो जाता है। इसी कारण से संक्रमण काल जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है मृत्यु दर तथा जन्म दर क्या है, इनकी परिभाषा देना है। कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। जनसांख्यिकी में जन्म दर तथा मृत्यु दर में आधारभूत अवधारणाएं हैं। जन्म दर से तात्पर्य एक ऐसे विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, राज्य अथवा कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, एक निर्धारित अवधि के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या है। बच्चे के जन्म दर को निम्नलिखित विधि से व्यापक रूप में देखा जा सकता है। कैसे? B/P गुणे 100 B, यानी कि B/P गुणे 100। B जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है यहाँ पर, और P जो है ये संपूर्ण जनसंख्या है। यह एक कच्चा जन्म दर है क्योंकि इसमें आयु को व्यक्त करने वाले अनुपात को शामिल नहीं किया गया है। जन्म दर को एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वालों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मृत्यु दर से तात्पर्य एक ऐसे विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, राज्य अथवा प्रादेशिक इकाई हो सकता है, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या से है। धीमी जन्म दर का कारण जन्म दर सापेक्ष रूप से धीमी होती है जबकि मृत्यु दर को तेजी से कम किया जा सकता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न उपाय तथा चिकित्सकीय प्रगति मृत्यु दर को तत्काल नियंत्रित कर सकती हैं। हर कोई अच्छा स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन चाहता है। जीवन से लगाव होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उच्च श्रेणी की बेहतर चिकित्सा तथा तकनीकी सेवाओं का सहारा लेता है। जन्म दर का संबंध चूंकि लोगों की मनोवृत्ति, विश्वास, मूल्य से है, इसलिए यह उच्च बना रहता है। जन्म दर का संबंध धार्मिक विश्वास से भी है तथा कुल मिलाकर यह एक सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना है जिसमें काफी धीमी गति से परिवर्तन होता है। जन्म दर पर उल्लेखनीय रूप से विवाह की आयु, प्रजनन क्षमता, वातावरण की स्थितियों, सामाजिक स्थितियों, धार्मिक विश्वासों तथा शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। किसी भी देश की जनसंख्या का प्रभाव उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संरचना पर जरूर पड़ता है। जनसंख्या का प्रभाव किसी भी देश पर अच्छा या बुरा दोनों ही हो सकता है तथा अलग अलग देशों की आर्थिक सामाजिक ढांचे के अनुसार इसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के आरंभ में पश्चिमी देशों में जनसंख्या की वृद्धि अच्छा प्रभाव पड़ा। श्रमिकों की संख्या होने के कारण श्रम विभाजन में सहायता मिली। इससे यह एक तरफ उत्पादन में वृद्धि हुई, वहीं औद्योगिकीकरण का विकास भी हुआ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों पर जनसंख्या की वृद्धि का अच्छा प्रभाव पड़ा। यदि वही भारत की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत की तेजी से होने वाले जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव अथवा दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। कौन कौन से प्रभाव हैं, आइए अब उन्हें देख लेते हैं। पहला नंबर, कृषि पर प्रभाव। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या का प्रभाव कृषि व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कृषि भूमि सीमित है। कृषि से जुड़े हुए साधन अभी भी प्राचीन हैं।
आधुनिक कृषि के उपकरणों को धनी किसान ही प्रयोग कर पाते हैं। सीमित उत्पादन से ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। वहीं भूमि के टुकड़े भी हो रहे हैं। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति ने भूमि का बंटवारा कर लिया, जिससे उत्पादन भी कम हुआ है और कृषि व्यवसाय की प्रगति जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है। सेकंड नंबर देखिए, पौष्टिक खाद्य पदार्थों का अभाव विकासशील देशों के लिए अधिक जनसंख्या निर्धनता के लिए घातक है। व्यक्ति की स्वास्थ्य, कार्य क्षमता और उसे हृष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए कम से कम 2500 कैलोरी प्रतिदिन भोजन से प्राप्त होनी चाहिए, किंतु अधिक जनसंख्या होने के कारण भारतीय निर्धन है और बेकार भी है। 2500 कैलोरी तो बड़ी बात है, उसे ठीक से 2 समय का भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए उनका स्वास्थ्य, कार्य क्षमता निरंतर खराब होता जा रहा है, यानी कि वो निरंतर कम होता जा रहा है। तीसरा नंबर देखिए, भूमिहीन श्रमिकों में वृद्धि, भूमि की सीमाएं नहीं बढ़ती पर जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसलिए ग्रामीण समाज में भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। फोर्थ नंबर है मलिन बस्तियों का विकास। 135 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश भारत में रहने वाले घर नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों के लिए घर नहीं है। नगर की अपनी सीमा है, इसमें वृद्धि नहीं हो सकती, किंतु औद्योगिकीकरण के कारण और बेकारी से जूझने के कारण लाखों व्यक्ति नगरों और महानगरों में काम की खोज में आते हैं। इन लाखों व्यक्तियों के लिए मकान बनाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ मलिन बस्तियों का निरंतर विस्तार होता जा रहा है। यह वह स्थान है जो नर्क से कम नहीं, यहाँ बीमारियों के गढ़ हैं और बुराइयों के अड्डे हैं। प्रदूषण का आतंक, 5वां नंबर देख लीजिए, प्रदूषण का आतंक। औद्योगिक महानगरों में प्रदूषण का आतंक फैलता जा रहा है। लाखों गाड़ियों में प्रतिदिन सैकड़ों क्विंटल धुआं निकल रहा है। चिमनियां धुओं का बादल बनाती रहती हैं। तेज आवाज में लाउड स्पीकर मस्तिष्क, नसों और कानों के पर्दे को आघात पहुंचा रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसमें महत्वपूर्ण लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल किया है। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए चैप्टर से, यानी किसी नए पार्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।